नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 भूगोल। दोस्तों कक्षा 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 9 तक की भूगोल पढ़ ली थी और कक्षा 10 भूगोल का पहला टॉपिक है संसाधन और विकास। तो दोस्तों संसाधन किसे कहते हैं वो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। संसाधन से मतलब होता है ऐसे साधन जो मनुष्य के काम आते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। यानी जो भी साधन है, आप इसका संधि विच्छेद करें, सम धन साधन, जो मनुष्य के काम आने वाले साधन संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, जैव अजैव, सारे संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और उनका विकास किस तरह होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे। ये कक्षा 10 का पहला टॉपिक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस और स्टोरी में ज़रूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की जो हम पढ़ रहे हैं। आओ शुरू करते हैं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं, और ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। अगला है दोस्तों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। तो दोस्तों आपको संसाधन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें और जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो एक संसाधन है। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं ये दोस्तों प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध किस प्रकार है। प्रकृति के मध्य, प्रौद्योगिकी के मध्य और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध, जिसमें ये प्रौद्योगिकी है, ऊपर भौतिक पर्यावरण है, संस्थाएं हैं, ये मानव का टेक्नोलॉजी, भौतिक पर्यावरण और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध होता रहता है। उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों मानव क्या करता है, पर्यावरण में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो अपने सूझबूझ और अपनी तकनीकी के द्वारा उनको संसाधन में कन्वर्ट करता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों इसका संसाधनों का डिवाइडेशन देखेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव अजैव। जिन संसाधनों में जीव होता है वो जैव संसाधन होते हैं, जिसमें जीव नहीं होता वो दोस्तों अजैव संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, मतलब समाप्त होने के आधार पर नवीकरण योग्य, जो नए संसाधन है वो नवीकरण योग्य है और अनवीकरण योग्य। अगला है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत होगा, सामुदायिक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये सामुदायिक, जिस संसाधनों पर खुद का अधिकार होगा वो व्यक्तिगत होगा, जैसे स्वयं की भूमि हो गया, भूखंड हो गया, मकान हो गया, इस व्यक्तिगत है। सामुदायिक के अंदर जैसे शहर के अंदर पार्क हो गया, सड़क हो गई, नदी नाले, ये सामुदायिक है। राष्ट्रीय के अंदर जिन संसाधनों पर राष्ट्र का एकाधिकार होता है वो राष्ट्रीय कहलाएगा, जितने भी हैं। इसके अलावा जो समुद्री सीमाएं होती हैं, जो 12 समुद्री मील तक होती हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और 12 समुद्री मील में कितना होगा दोस्तों? 19.2 किलोमीटर तक, यानी जो तटवर्ती सीमा होती है दोस्तों, तटवर्ती सीमा के 19.2 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर जिस देश की सीमा लग रही है उसका अधिकार होगा। और इंटरनेशनल के अंदर क्या होगा? यानी 200 जो हमारा समुद्री मील है, इससे बाहर जितना भी समुद्र है उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। तो आपको पता चल गया होगा विकास स्तर के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं। संभावी है, विकसित और संचित कोष ये है। अब देखते हैं दोस्तों संसाधन का ये चार्ट दे रखा है, इसका नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। जो प्रकृति से मिलता है संसाधन वो प्राकृतिक है, और जो मानव निर्मित है वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक दोस्तों 2 प्रकार का है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अब है नवीकरण योग्य। तो नवीकरण योग्य भी 2 प्रकार का है। पहला है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन जल, ये तो है दोस्तों नवीकरण योग्य। इसके अंदर सतत हो गया अथवा प्रवाह हो गया, जैसे पवन जल हो गया। और दूसरा है जैव, और जैव के भी 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जीव दोनों के अंदर होता है। वनस्पतियों में जीव होता है, वनस्पति बोलते नहीं है लेकिन वृद्धि करते हैं, हलचल करते हैं। दूसरा वन्य जीव है। और अनवीकरण योग्य में 2 है, पुनः चक्रीय, मतलब जैसे धातु की कोई चीज़ है, कोई अपनी पंखा ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, तो उसको वापस गढ़ा के धातु बना के नई वस्तु बनाई जा सकती है। अगला है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। दोस्तों जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, कोयला जल गया तो जल गया, फिर उसको कुछ नहीं बनेगा। अब अगला है मानवीय। मानवीय संसाधन 2 प्रकार का है, संरचनाएं और संस्थाएं, और मात्रा और गुणवत्ता, ये इनके प्रकार हैं। अब हम इसके क्रियाकलाप देखते हैं। प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। तो आपको तो 2 संसाधन देखने हैं। अगला है संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये जैव संसाधन है। मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, पशुधन। और अजैव संसाधन में वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव नहीं है वो अजैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे चट्टान में जीव नहीं होता है, धातु में जीव नहीं होता है। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये भी 2 प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। पहला है नवीकरण योग्य, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव, ये आएगा नवीकरण योग्य में आएगा दोस्तों। नवीकरण योग्य में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा आ गया, जल, वन, वन्य जीव, ये आ गए सारे। और इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो संसाधन है इनको
सतत और प्रवाह संसाधनों में डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी जिसको नवीकृत नहीं किया जा सकता। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन है, ये अनवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण हैं और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय। तो आपको ध्यान रखना है कौन से अचक्रीय हैं। जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वो एक बार के प्रयोग के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी उस पर किसकी स्वामित्व किसका है। व्यक्तिगत संसाधन में है संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं और बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। और गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। और अपने परिवार के संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत संसाधन में जैसे किसान के पास भूमि हो गई और उसके पास कोई प्लाट हो गया, कोई घर हो गया, शहर में कोई मकान हो गया, बड़ा कोई तालाब हो गया, व्यक्तिगत कोई कुआं हो गया, ये सारे व्यक्तिगत संसाधनों में आते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिस पे समुदाय का स्वामित्व होता है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं और गांव की शामिलात भूमि सभी लोगों का जिस पे अधिकार होता है वो चारण भूमि होती है या शमशान भूमि या तालाब इत्यादि क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार होता है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं, यानी जो राष्ट्र के अंदर हैं, जिस देश के अंदर है वो सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। और देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के लिए अधिकृत कर सकती हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे सड़क बनती है, कोई नहर बनती है या फिर कोई स्कूल, हॉस्पिटल, तो निजी भूमि गवर्नमेंट अधिकृत कर लेती है और जिसकी भूमि है वो उसको मुआवजा देती है। तो ये आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है और शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। और सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि। दोस्तों राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि कौन सी होती है? ये अपने 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में भी होती है। और 12 समुद्री मील से मतलब है यह 22.2 किलोमीटर है। मैंने ऊपर गलत पढ़ा दिया था, आपको ध्यान रखना है कि 12 समुद्री मील के अंदर 12 समुद्री मील के अंदर कितना आएगा? 22.2 किलोमीटर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तथा महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्र की संपदा हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं और तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी। दोस्तों तटरेखा से कितनी दूरी होती है? 200 समुद्री मील की दूरी होती है। इसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 200 समुद्री मील से अधिक की जो तटवर्ती क्षेत्र में दूरी होती है उसे अपवर्जक या अनन्य आर्थिक
क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। ये दोस्तों जो अपने हिंद महासागर में समुद्र में मैग्नीज पाया जाता है, तो भारत उसका खनन कर सकता है 200 समुद्री मील तक। और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें तो आपको ध्यान रखना है अपने हिंद महासागर में मैग्नीज भी मिलता है। अब दोस्तों विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार देखने हैं। तो विकास के आधार पर पहला है संभावी संसाधन, फिर असंभावी आएगा। यह वे संसाधन हैं कि किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, यानी संभावित हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ये संभावित संसाधन हो गए विकास के आधार पर। दूसरा है दोस्तों विकसित संसाधन, यानी जो विकसित हो चुके हैं वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी वो तैयार है संसाधन उपयोग करने के लिए। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अब दोस्तों हम भंडार देखते हैं। संसाधनों का भंडार किस प्रकार है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। तो दोस्तों आपको भंडार की परिभाषा समझ में आई होगी। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं लेकिन उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी नहीं है ये, इसकी वजह से वो मानव की पहुंच से बाहर है, यानी वो भंडार हैं, अब यूज नहीं कर रहे हैं मनुष्य। उदाहरण के लिए जल दोस्तों 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, और हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। जो जल के अंदर हाइड्रोजन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत ज्ञान तकनीक नहीं है। दोस्तों हाइड्रोजन बम बनते हैं। हाइड्रोजन कितना बहुत खतरनाक तत्व है। हाइड्रोजन बम से दुनिया का कितनी बार विनाश हो सकता है। तो ये जल के अंदर हाइड्रोजन मिलता है लेकिन हमारे पास उन्नत तकनीक न होने की वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों संचित कोष किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है और जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है और नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है संचित कोष यानी वो संचित है, बाद में काम लेंगे उनको। और इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष हैं। बांध के अंदर जल है, वन है और जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। क्रियाकलाप है अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की सूची तैयार करें। तो दोस्तों आपको संचित कोष की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी ये भंडार है तो उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे नदी में जल है, हमारे पास तकनीक भी है, उस जल से हम विद्युत बना सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है।
और इस प्रकार बांधों के अंदर दोस्तों जल है, वन है, इसका भी हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है और उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो संसाधन है जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। पहली समस्या क्या हुई है दोस्तों, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी संसाधन ख़त्म होने की कगार पे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं और जिससे समाज दो हिस्सों में, पहला है संसाधन संपन्न और दूसरा है संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीबों में बंट गया है। अमीर वो लोग हैं जिनके पास संसाधन है और गरीबों के पास कुछ भी संसाधन नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। ये दोस्तों समस्याएं उत्पन्न हो रही है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से। पहली तो हो रही वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हुआ है, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, जिससे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो दोस्तों सीधी धरती पर आ रही है और नुकसान करती हैं, और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब दोस्तों एक क्रियाकलाप है, क्या कह रहा है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। जब दोस्तों तेल नहीं होगा तो सारे जितने भी साधन, मशीनें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। अगला है दोस्तों अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है और अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। नेक्स्ट है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है, और यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी है दोस्तों भविष्य में खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों जितने भी विकसित देश हैं ये सारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यदि इसको शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो संसाधन है उसका इस प्रकार उपयोग करना कि हम तो उपयोग आराम से कर लें, आने वाली पीढ़ियां भी इसका आसानी से उपयोग करें और उनको कोई समस्या उत्पन्न न हो। अब देखते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। तो पहला तो होता है कि जो सतत पोषणीय विकास में जो विकास है वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए होना चाहिए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की अवहेलना न करें। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो वर्तमान विकास की प्रक्रिया है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करें। अब दोस्तों जो रियो डी जेनेरो है, जो ब्राज़ील देश है दोस्तों, ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है ब्राज़ील। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, उसका एक बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और यहाँ ओलंपिक गेम भी हो चुके हैं रियो डी जेनेरियो में। जून 1992 में 100 से अधिक
राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। सभी 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर, और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, ये दोस्तों जो भूमंडलीय वन सिद्धांत बनाए इन लोगों ने, उन पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 क्या है दोस्तों? जो 21वीं शताब्दी है, जब 1992 में सम्मेलन हुआ था तब तो 20वीं शताब्दी का अंतिम चरण था। जब 21वीं सदी के लिए उन्होंने बताया कि हम ये करेंगे। अब एजेंडा 21 क्या है ये देखते हैं दोस्तों। ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये दोस्तों जो सम्मेलन हुआ ये किसके तत्वाधान में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन इसे कहते हैं अनसेड, इसके तत्वाधान में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। तो इसका पहला लक्ष्य था कि जो वैश्विक सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, और ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यानी जितने भी स्थानीय निकाय हैं तो उनको अपना 21वीं सदी का एजेंडा 21 तैयार करना था। ये इस एजेंडा 21 की खासियत थी। अब देखते हैं संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। लेकिन चालू रखना दोस्तों। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो नियोजन है, यानी संसाधनों की प्लानिंग किस प्रकार करनी है, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। और क्या है संसाधन नियोजन? एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह और भी महत्वपूर्ण है, या ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। तो दोस्तों भारत के अंदर कुछ संसाधन तो ज़्यादा हैं और पर कुछ बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अब दोस्तों उदाहरण देखते हैं। झारखंड है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोस्तों खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी देखो यहाँ कोयला मिलेगा और चीज़ नहीं है झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल तो पर्याप्त मात्रा में है परंतु यह विकास फिर भी नहीं है। तो एक संसाधन है, दूसरा नहीं है। अगला है दोस्तों राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो दोस्तों एक संसाधन ज़्यादा है, दूसरे में कमी है। और जो लद्दाख का शीत मरुस्थल है देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, और ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो दोस्तों सांस्कृतिक विरासत है लेकिन यहाँ जल नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, और कुछ महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ नहीं है। तो दोस्तों कमी होती है, यानी प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये अलग अलग पहलू हैं, और इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संकुचित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं
क्रियाकलाप। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों को कि आपके राज्य में कमी है और उनकी पहचान करें। भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार है दोस्तों, ये देखना आपको। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है और जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। कौन कौन से सोपान हैं संसाधन नियोजन में? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ये क्रियाकलाप है। वैसे दोस्तों ये बच्चों के लिए 10वीं क्लास में, हम तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। अगला है दोस्तों, ज्ञात करना है हमको समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय या ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। दोस्तों केवल संसाधन होने से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं और इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं और ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए? तो दोस्तों काफ़ी है। जब राजस्थान है संसाधन खूब है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दोस्तों बहुत संसाधन है, खनिज है, लेकिन फिर भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि पहला दोस्तों इन राज्यों में अधिक जनसंख्या है और फिर कुछ प्रशासनिक कमियां हैं और ये लगातार पिछड़े हुए हैं। इनका विकास सही ढंग से हो नहीं पाया है और आम जनता पर योजनाएं लागू नहीं हो पाई है और लोगों से औद्योगिक विकास नहीं हुआ। कई कारण हैं, इस वजह से ये पिछड़े हैं। और जो संसाधन कम हैं जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तुम्हारा गोवा हो गया, यहाँ संसाधन की कमी होते हुए भी ये विकसित प्रदेशों की सूची में आते हैं। जापान को देख लो, जापान के पास दोस्तों कुछ भी नहीं है। जापान में कोई भी खनिज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो सारे जो कच्चा माल है खनिजों का वो विदेशों से आयात होता है, फिर उसको फैक्ट्रियों में पक्का माल बना के भेजा जाता है। तो दोस्तों जापान एक संसाधनों की दृष्टि से कमज़ोर देश होते हुए भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं और उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। तो दोस्तों ये ज़रूरी है, यानी संसाधन किसी प्रदेश के विकास में योगदान तभी दे पाएंगे जब वहाँ उपयुक्त टेक्नोलॉजी का विकास हो और संस्थागत परिवर्तन हो। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है और अतः भारत में विकास सामान्य रूप से और संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर होने चाहिए, तभी संसाधन होते हुए हम उस प्रदेश का विकास कर पाएंगे। अब है दोस्तों संसाधन का संरक्षण किस प्रकार करते हैं।
संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर, दोस्तों गांधी जी ने क्या करा, संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। और हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी ने लालच की संतुष्टि के लिए नहीं किया है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। यानी संसाधन है हमारे पास, लेकिन संचित करने के लिए नहीं है। तो गांधी जी ने खूब कहा, कितना अच्छा कोटेशन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। और उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है, और वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है और उनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। वो तो जो हम हाथ से काम करते थे, चाहे हथकरघा का उपयोग हो, हथकरघा उद्योग हो, या फिर सूती कपड़ा बुनते थे खुद चरखे से, तो उन चीज़ों के समर्थक थे और तकनीकी का विरोध करते थे गांधी जी, ताकि सभी लोगों को रोज़गार मिल जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत, दोस्तों संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले कब हुई? 1968 में करी क्लब ऑफ रोम ने। रोम कहाँ है दोस्तों? इटली की राजधानी है। और तत्पश्चात 1974 ईस्वी में सुमेसर एक विद्वान हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक है दोस्तों स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी जो छोटा होता है वो सुंदर होता है, में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। और दोस्तों सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, सबसे पहली बार 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट की संसाधन संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। उससे पहले छोटे छोटे प्रयास हुए। 1968 में क्लब ऑफ रोम और 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। और इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य यानी हमारा कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। दोस्तों इसके बाद अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का बाद है 1987 में 87 कौन सा आयोग था जिसने रिपोर्ट दी है? ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है 1987 में। और इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम था हमारा साझा भविष्य, अंग्रेजी में कहें तो ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। तो भूमि भी एक संसाधन होता है, क्योंकि भूमि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है और मनुष्य इसका विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग करता है, चाहे कृषि के लिए करो या भवन निर्माण के लिए करो या और भी बहुत सारे उपयोग हैं। हम भूमि पर रहते हैं और इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन और आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा
संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब दोस्तों, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की जो भू आकृति है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत में सब कुछ चाहिए। जो लगभग 43% भूभाग पर दोस्तों मैदान है हिंदुस्तान में, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इस मैदानी भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ बहती हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्र है। और इसका प्रतिशत है 43% संपूर्ण भारत का। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है दोस्तों। 30% भाग पर पर्वत है, और पर्वत हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा हमारे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये कई राज्य दोस्तों यहाँ पर्वत हैं। और वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। और देश के क्षेत्रफल का दोस्तों 27% क्या है? पठार है, यानी 27% पठार है। पठार के अंदर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार ये है दोस्तों। ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। पहला 43% मैदानी क्षेत्र, 30% पर्वतीय क्षेत्र और 27% पठारी क्षेत्र। ये 3 भाग है मुख्य रूप से। तो दोस्तों, आप कहोगे कि जो पश्चिम का मरुस्थल है, तो पश्चिम का मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार में गिना जाता है। और जो तटवर्ती क्षेत्र है ये मैदान के अंदर आएगा। तो ये इन्होंने मर्ज कर लिए हैं। जो देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष हैं। तो ये दोस्तों चित्र देख लीजिए आप, रेखा चित्र दे रखा है। मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र है। ये कलर मैदान का है, ये पर्वत का है, ये पठार का है। तो ये दोस्तों 43% है मैदान है, और ये हमारा पर्वत है काला काला 30%, और 27% हमारा पठारी भूभाग है। तो आपको दोस्तों इस खाके के द्वारा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये स्रोत है, तो देखना आप एक मिनट। ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 की रिपोर्ट है। इसमें बताया है भारत के अंदर किस प्रकार पाया जाता है। ये वन का ये है, बंजर और कृषि आरोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजना, स्थायी चारागाह और गोचर भूमि, विविध वृक्ष, SAM। ये 2 अलग अलग सालों के हैं दोस्तों। ये पहली रिपोर्ट है दोस्तों 1960-61 की है, और दूसरी रिपोर्ट है 2014-15। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि कृषि क्षेत्र और वन्य क्षेत्र, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों जो पहला है, जो कृषि क्षेत्र है 46%, ऊपर देखिए आप, ये लिखा गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत खेती। तो दोस्तों ये 46% है गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्यों के अंदर ये जो भूमि उपयोग है उनके बारे में ये, और ये फिर बाद में गैर कृषि कार्यों में भूमि घट के ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, 45% हुआ। और ये क्षेत्र दोस्तों वन वाला 18.11% था 1960 में, और फिर बढ़ के कितना हो गया, बस ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 23 हुआ है। और ये क्षेत्र दोस्तों बंजर और कृषि आरोग्य भूमि पहले 18% थी, तो अब इसका खेती बाड़ी करके 5% बची है। और इस तरह मतलब ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। तो मेन चीज़ ये बता रहा है कि किस प्रकार सामान्य भूमि का उपयोग 1960-61 में किस प्रकार होता था और 2014-15 में किस प्रकार हुआ है। तो इस चित्र में ये बताने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भू उपयोग क्या है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। दोस्तों भू संसाधन का उपयोग कौन कौन से कार्यों के लिए किया जाएगा। वन के लिए पहला, फिर कृषि के लिए
अनुपलब्ध भूमि के लिए, और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में क्या है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारत हो गई, सड़क, उद्योग इत्यादि हो गई। तो कृषि में दोस्तों ये बंजर भूमि आ गई और गैर कृषि कार्य बढ़ेगी। अब है पड़ती भूमि के अतिरिक्त जो अन्य कृषि अयोग्य भूमि है, जिसमें स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि है, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो, यानी पड़ती भूमि पड़ी है वो। अगला है दोस्तों पड़ती भूमि। पड़ती भूमि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है वर्तमान पड़ती, जहाँ कृषि होती है दोस्तों 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। और अगला दोस्तों है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन भूमि, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो। यानी जो वर्तमान पड़ती भूमि है, जहाँ 1 साल से लेकर 5 साल तक खेती नहीं की गई हो। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ये किस प्रकार है। 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को दोस्तों ये जो नीवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं कि एक जो कृषि वर्ष होता है, जो 1 कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र वो क्या कहेंगे हम, शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी जो शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्र है 1 सकल वर्ष में, वो कहलाएगा शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र। अब दोस्तों भारत में भूमि का उपयोग का प्रारूप किस प्रकार है, किस प्रकार भारत में भूमि का उपयोग होता है वो देखते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारकों में जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। और भारत का दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंकड़ा दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी भारत का जो 93% क्षेत्र है इसके भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। 7% में क्या आ गया, तो हमारा POK वाला क्षेत्र आ गया, जम्मू कश्मीर वाला, और नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्य जहाँ पर डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि बहुत सारे वन हैं और इतनी तकनीक विकसित नहीं हुई है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में केवल आसाम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों क्रियाकलाप करना आपको, भू उपयोग के 2 वृत्त चित्रों 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960-61 और 2014-15 के बीच शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित अंतर क्यों आया है। तो दोस्तों मेन वजह है कि वन तो यानी जो पहले वन थे तो वन ज़्यादा काटे नहीं गए, क्योंकि वन तो मनुष्य के लिए कितने फ़ायदेमंद है, वन कई तरह से लाभकारी है। और कृषि तो पहले जनसंख्या दोस्तों लगभग 36 करोड़ थी 1950 में, और अब 3 गुना होकर 121 करोड़ हो गई। तो कृषि क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। यानी अब तब से लेकर अब तक 3 गुना जनसंख्या का पेट भरने के लिए तो कृषि भूमि कम कैसे होगी, कृषि तो ज़्यादा ही हुई है। अब दोस्तों देखते हैं स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है और पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। यानी जो पड़ती भूमि छोड़ी हुई है, इसके अलावा दूसरी पड़ती भूमि है
फसल उगाने में ज़्यादा लागत लगेगा, क्योंकि इनको फिर पेड़ पौधे काटने और उनको उपजाऊ बढ़ाना, जो कीटनाशक का उपयोग करना, खाद डालना, काफ़ी पैसा लगता है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया गया है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तभी भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो दोस्तों भारत में खेती कितनी होती है? 54% क्षेत्र में, बाकी आप 45-40 मान लो। लगभग जो भारत की आधी भूमि है उस पर ही खेती होती है। अब देखते हैं शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। दोस्तों जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिवाइडेशन है, पंजाब और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 80% भाग पर खेती होती है, और जो अलग राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, यहाँ दोस्तों 10% से भी कम क्षेत्रों पर खेती होती है, और बाकी क्या है, वन्य क्षेत्र है यहाँ। तो यहाँ वन है, कृषि कम होती है, और पंजाब हरियाणा वन बिल्कुल नहीं है, केवल कृषि होती है। और कृषि में किसान क्या करते हैं, जो कीटनाशकों का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, तभी तो ये संपन्न राज्य है कृषि की वजह से। तो बाकी यहाँ ज़्यादा खनिज संसाधन नहीं होता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। तो आपको ये कारण ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों कम क्यों बोए गए क्षेत्र है इन राज्यों में? क्योंकि यहाँ वन्य क्षेत्र ज़्यादा है, और जो ज़मीन ही है दोस्तों यहाँ पर जो पहाड़ी भूमि है, ये देखो हिमालय राज्य, हिमालय के राज्य जा रहे, तो यहाँ पर्वतीय भूमि है, और यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है, वन ज़्यादा है, और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जंगली, जो शेर हो गया, तुम्हारे भालू, बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं। और हमारे देश में दोस्तों जो राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। उसमें निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन इतने हैं नहीं, केवल 22-23% क्षेत्र में ही वन है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। और वन नीति द्वारा निर्धारित वह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती हैं। और भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो भू उपयोग का एक भाग होता है वो बंजर भूमि कहलाएगा। तो बंजर भूमि से मतलब है कि वह भूमि जिस पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कारित नहीं किया जाता, उसे बंजर भूमि कहेंगे। और दूसरा है गैर कृषि प्रयोजन। तो गैर कृषि प्रयोजन से मतलब ये है कि इसका उपयोग जो कृषि के अतिरिक्त और भी क्षेत्र है, जैसे भवन निर्माण हो गया या कोई उद्योग धंधा लगा दिया, तो उसे गैर कृषि कार्य कहेंगे और गैर कृषि भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई दोस्तों जो गैर कृषि कार्य है, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में क्या आएगा? बस्तियां आएगी, सड़कें आएगी, रेल लाइन आएंगे, उद्योग आएंगे, ये सारे गैर कृषि कार्य आएंगे। और लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, और इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय किस प्रकार है, ये सब देखेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े को अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस पर एक सवाल और बन रहा है, जो हमारी मूल आवश्यकता किसे बोलते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। भोजन यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की मूल आवश्यकताएं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका दोस्तों 95% भाग हम भूमि से प्राप्त करते हैं। और मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है,
दोस्तों यहाँ भूमि निम्नीकरण से मतलब क्या है? भूमि निम्नीकरण से मतलब ये है कि मनुष्य ने जो भूमि का अतिरिक्त दोहन करने से भूमि का उपजाऊपन घट रहा है और कृषि पैदावार में लगातार कमी आ रही है, इसे भूमि निम्नीकरण कहेंगे। बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। दोस्तों इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। दोस्तों कितना बड़ा क्षेत्र है जो भूमि निम्नीकृत क्षेत्र है, यानी भूमि लगातार बंजर हो रही है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, और इनमें से लगभग 28% भूमि है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। ये मतलब वनों की वजह से निम्नीकृत है। और 56% क्षेत्र जल अपवर्तित है, यानी ज़्यादातर बाढ़ आने की वजह से या वर्षा नहीं होने की वजह से निम्नीकृत है। मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, यानी अतिवृष्टि और अनावृष्टि की वजह से 56% भूमि जो जल अपवर्तित है। और शेष क्षेत्र दोस्तों लवणीय और क्षारीय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ मानव क्रियाओं, जैसे मानव क्रिया में क्या आएगा? वन उन्मूलन आ गया, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। और खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों गलत बात होती है, खनन करने के बाद खदान को क्या करते हैं? गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ देते हैं। और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछ लें कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? वन उन्मूलन है, यानी वन की कटाई से उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, यानी बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये बड़े राज्य हैं और यहाँ अत्यधिक मात्रा में पशु पाए जाते हैं, और अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इन राज्यों में ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजह है भूमि निम्नीकरण होने की। और अति सिंचित से उत्पन्न जल आक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, और जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। और खनिज प्रक्रिया में जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, सीमेंट उद्योग में क्या करते हैं? चूना पत्थर को पीसा जाता है। और मृदा बर्तन उद्योग में क्या होता है? मृदा बर्तन उद्योग में जो चूने को बोलते हैं, खड़िया मिट्टी बोलते हैं, और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों। और पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। और भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों द्वारा उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। और पेड़ों की रक्षक मेखला, जो दोस्तों जो पेड़ लगाते हैं जगह जगह, जिससे ये हमारे जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और या फिर अपरदन हो रहा है किसी प्रकार से, चाहे जल से अपरदन हो या वायु से हो, शेल्टर बेल्ट, उससे काफ़ी हद तक हम इसे रोक सकते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल कर सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। और बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन किसे कहते हैं? मृदा जो भूमि की जो परत होती है उसे तो मृदा कहेंगे, जो खेती बाड़ी करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा दोस्तों एक जीवित तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में, यानी कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितना समय लगता है?
हज़ारों वर्ष का समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों, हज़ार नहीं लाखों वर्ष लग जाएंगे। और मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच यानी ऊंचे और नीचे ढाल होते हैं, जनक सेल जो चट्टानें होती हैं, संस्तर सेल बोलते हैं, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। दोस्तों जो मृदा बनने में महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदा बनने में महत्वपूर्ण कारक पहला है उच्चावच है, जनक सेल हो गया अथवा संस्तर सेल हो गया, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ। प्रकृति के अनेकों तत्वें जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। और मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मृदा में जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो मृदा किस किस से बनती है दोस्तों? मृदा जैव पदार्थ यानी ह्यूमस और अजैव पदार्थ दोनों से बनेगी। और मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भी भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। दोस्तों भारत की मृदा के प्रकार देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं जो मृदा परिच्छेदिका किसे वो कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में सबसे निचली परत होती है दोस्तों, उससे कहते हैं अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, यानी बहुत नीचे हैं जो ये जो हमारी आग्नेय चट्टानें वगैरह होती हैं, अपक्षय रहित आधारित चट्टान। उसके बाद है आधा स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें, यानी थोड़ी अवसादी टाइप की चट्टान है, आधा स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें। और उसके बाद में दोस्तों तीसरी परत है उपमृदा अपक्षी चट्टानें। उपमृदा अपक्षी चट्टानें बालू आएगा, गाद आएगा, सिल्ट, मृतिका, ये सारी चीज़ आएगी उपमृदा अपक्षी चट्टानें। और सबसे ऊपरी परत है इसे बोलते हैं ऊपरी सन स्तर की मृदा। तो जो मृदा परिच्छेदिका में 4 तरह की परतें होती हैं। परत नंबर 1 है ऊपरी संस्तर की मृदा, 2 नंबर है उपमृदा अपक्षी चट्टानें जिसमें बालू, गाद, सिल्ट, मृतिका होती हैं। तीसरी है अध स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें और चौथी है जो हमारी अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। आपको ध्यान रखना है, ये सारी मृदा के प्रकार हैं। अब दोस्तों मृदा का वर्गीकरण देखेंगे, 1 मिनट आप चालू रखना। मृदा के वर्गीकरण में भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू। अब दोस्तों नेक्स्ट है मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच यानी ऊंचे और नीचे ढाल हैं, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इस कारण अनेक प्रकार की विकसित जो मृदाएँ हुई हैं। पहली है दोस्तों जलोढ़ मृदा। दोस्तों आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी, तो हिंदी ग्रामर में देखो जलोढ़ का संधि विच्छेद करें, जल धन ऊड, यानी ऊड किसे कहते हैं? ऑर्डनक ऊड कहते हैं, यानी जिस मृदा पर जल ओढ़ लिया जाता है उसे जलोढ़ कहते हैं। और जो जल किसका ओढ़ा जाता है? जो हमारा नदी तंत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र है, तो यहाँ की जो ये इनकी सहायक नदियाँ दोस्तों काफ़ी जो बाढ़ लाती है अपने साथ के अंदर, जैसे गंडक, कोसी, ये नदियाँ बाढ़ लाती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे जो उपजाऊ परत होती है हिमालय छतर चलाती है, वो इन पे मैदान पे बिछा देती है और जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। और वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और ये मृदाएँ हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। और एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं, जिसके अंदर दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो डेल्टे भी हैं वो जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। और अब दोस्तों देखो जलोढ़ मृदा का चित्र दे रखा है,
इस तरह की मृदा होती है, बिल्कुल उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में रेत होता है, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। रेत का और सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाएंगे। जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी के ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता है। नदी के मुहाने पर महीन कण मिलेंगे और घाटी के ऊपर जाएंगे तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला जाता है। और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। यानी जो नदी घाटी का ऊपरी भाग है वहाँ ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाएगी। और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान, जिन्हें कहते हैं द्वार और चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो ये मृदाएं जो पर्वतों की तलहटी पर मैदान बनते हैं, जो द्वार हैं, हरिद्वार हो गया, ये पर्वतों की तलहटी पर है, चौ क्षेत्र हैं और तराई में इस प्रकार की मृदा आमतौर पर पाई जाएगी। नदी अपने साथ लाती है। और कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। दोस्तों, आयु के आधार पर ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होगी, जिसके अंदर पुरानी जलोढ़ है जिसे बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बांगर और खादर में क्या अंतर है वो हमने पिछले टॉपिकों में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर भाबर, तराई, बांगर और खादर चारों के बारे में पढ़ा था। आप वहाँ देख लीजिए। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर में क्या होती है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं और पुरानी मृदा होती है। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं होती हैं दोस्तों पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा के अंदर पोटास पाया जाएगा और फास्फोरस पाया जाएगा और चूना भी पाया जाता है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। दोस्तों, तभी तो पोटास, फास्फोरस और चूना ये खनिज मिलेंगे गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त हैं। और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों में अधिक है क्योंकि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं, बंगाल हो गया, बिहार, तुम्हारा उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है और जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगली दोस्तों, काली मृदा। काली मृदाओं क्या है? काली मृदाओं का रंग काला होता है और इनको रेगर मृदाएं भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेगर मृदाएं किसे कहते हैं? काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है और महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से काली मृदा पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और ये माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु और जनक सेल के बनने में काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी जो दक्षिणी पठार है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और लावा, ये दोस्तों काली मृदा का चित्र है। इस तरह की काली मृदा होती है, ये पपड़ी बन जाती है। जैसे आपने ये देखा होगा, किसी नाडी का पानी देखा होगा, जब गर्मियों में नाडी का पानी सूख जाता तो इस तरह की वो माटी बनती है। काली मृदा इस तरह होती है, जो पूरे जो साउथ क्षेत्र है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये दक्कन पठार बेसाल क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ वेस्ट भाग में पाई जाएगी। और लावा जनक शैलों से बनी है और ये मृदाएँ कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP और छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में ये मृदाएँ पाई जाती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काली मृदाएँ कहाँ पाई जाएगी? काली मृदा पाई जाएगी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर सौराष्ट्र, फिर मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में ये मृदाएँ पाई जाएगी। आपको इन क्षेत्रों के नाम भी ध्यान रखना। एक बार फिर रिपीट कर लें, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तो है ही, कपास ज़्यादा होती है। मालवा में भी काली मृदा है, मालवा काली मृदा है, न कि जलोढ़। मध्य प्रदेश में भी काली मृदा है, न कि जलोढ़, क्योंकि ये यूपी के टच में, आप जलोढ़ मत कर देना। छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में भी काली मृदा है, यहाँ भी जलोढ़ मत करना। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। और काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। ये दोस्तों मृत्तिका से बनती है और इसका नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके अंदर नमी होती है। और इनके अलावा ये मृदाएँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो काली मृदा में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, उसके बाद मैग्नीशियम मिलेगा, पोटास मिलेगा और चूने जैसे पौष्टिक तत्व इसके अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जलोढ़ के अंदर क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? जलोढ़ में मिलेगा पोटास, फास्फोरस और चूना मिलेगा। जलोढ़ के अंदर पोटास इसमें मिलेगा, फास्फोरस और चूना भी मिलेगा। पोटास और चूना तो इसमें मिलेगा और पोटास और चूना तो जलोढ़ में भी है। और इसके अलावा क्या मिलता है? पोटास और चूने के अलावा मैग्नीशियम मिलता है काली मृदा में और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो दोस्तों आपको धातुओं के नाम भी याद रखना। यहाँ फास्फोरस मिलता है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस कम मात्रा मिलता है काली मृदा में। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं और जिसमें ये अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और इसमें दोस्तों वायु घुस जाती है और गीली होने पर ये मृदाएँ चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। जब दोस्तों चिपचिपी हो जाएगी तब इनको जोतना मुश्किल होता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो जब मानसून शुरू होना वाला होता है तब इसकी जुताई शुरू कर देंगे, क्योंकि जब चिपचिपी हो जाएगी तो जोतने में मुश्किल होते हैं। तो मानसून से पहले इसको तैयार कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा, जो भारत के बहुत बड़े भाग में पाई जाती है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान, ये दोस्तों किससे बनती है? लाल और जो पीली मृदा है रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ये कम वर्षा वाले भागों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है लाल और जो पीली मृदाएँ हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद, जो पहाड़ी के निचले वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर पाई जाती है। और इन मृदाओं पर लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रकार से हुआ। दोस्तों इसमें लाल रंग किसके? लोह धातु की वजह से पाया जाता है। और इसका पीला रंग होता है जो जल योजन के कारण होता है, यानी जल योजन है इसकी वजह से तो पीला रंग होगा और लाल रंग है लोह धातु की वजह से होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इनका जो रंग होता है दोस्तों रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के प्रसार कारण होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ये बनती है और ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाएगी। काफ़ी बड़े क्षेत्र में मिलती है दोस्तों ये मृदा। अब पढ़ेंगे हम लेटराइट मृदा के बारे में। जो दोस्तों लेटराइट मृदा है तो ईंट से बनी। तो देखो लेटराइट शब्द है दोस्तों ग्रीक भाषा के सब लेटर से बना है। तो जो लेटराइट शब्द है लेटर से बना है और लेटर का मतलब होता है ईंट ग्रीक के अंदर। वैसे लेटर तो अपने पत्र होता है, पत्र वो देखो अलग है, LETTER है वो है, ये लेटर है LATER, लेटर यानी ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के
एक के बाद एक आने से होता हो, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है दोस्तों। जब भारी वर्षा होती है उससे ज़्यादा निस्खलन होगा, लीचिंग होगा, उसके परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा बनेगी। और लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो दोस्तों ये गहरी होती है, अम्लीय होती है और पीएच मान होता है इनका 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो पीएच मान जो 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। इसका 6 होता है, अम्लीय होती है। और इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है दोस्तों। जो पौधों के पोषक तत्व होते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। और ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो दोस्तों कई भागों में ये मिलेगी, दक्षिणी राज्यों में मिलेगी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाएगी, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस मिट्टी में क्या मिलता है, पर्णपाती वन मिलते हैं, पत्ते झड़ाने वाले, और सदाबहार वन मिलते हैं, जहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त रूप में ह्यूमस मिलता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में, अर्ध शुष्क पर्यावरण में क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जब इसमें जब पर्यावरण चेंजमेंट होगा तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, और स्थल रूपों पर उनकी स्थिति अनुसार उनमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। जब वर्षा नहीं होगी, सूखी होगी, तो अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। और मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है दोस्तों। जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी होती है, ये जो हमारी लेटराइट मृदा पर होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। तो हमारा तमिलनाडु है, साउथ के अंदर पड़ता है, और जो आंध्र प्रदेश है ये भी साउथ में है, और केरला है ये भी साउथ का पार्ट है। या जो लाल लेटराइट मृदा है, या ये जो काजू की फसल होती है दोस्तों, काजू सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, इसके लिए उपयोगी है। और ये लेटराइट मृदा का चित्र है, इस तरह का चित्र होता है लेटराइट मृदा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। दोस्तों जो मरुस्थलीय मृदा होती है, जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, थार के मरुस्थल में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ मरुस्थलीय मृदा मिलती है। और कुछ क्षेत्र इसका पाकिस्तान में चला जाता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। तो दोस्तों जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा कलर होता है। और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। जब रेतीला क्षेत्र है तो रेतीली मृदा होगी, और लवणीय होती है क्योंकि इसमें खारापन ज़्यादा होता है। और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है, तो दोस्तों नमक की मात्रा भी मिलती है, क्योंकि जो नमक की झीलें हैं जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं, जिसके अंदर सांबर, डीडवना, कोलायत, ये नावा वगैरह नमक की झीलें मिलती हैं। और इन झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। और भूमि मृदा के सतह के नीचे, दोस्तों भूमि मृदा की सतह के नीचे क्या कैल्शियम पाया जाएगा। ये इस तरह मरुस्थलीय मृदा होती है, ये बब्बू लगे होते हैं। ये मिट्टी मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। दोस्तों जब इसके नीचे जाएंगे
तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहेगी और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और दोस्तों नीचे क्या मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। नीचे कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम के नीचे चूने के कंकर की सतह मिलेगी और इसके कारण मृदा में जल होता है दोस्तों, अंत स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है, यानी जल रुक जाता है। तो तभी तो कई तालाब बनते हैं, झीलों का निर्माण होता है, इस वजह से होता है। जिस तरह एक बार आपको याद होगा 2004 के अंदर जो बाड़मेर का कुआंस क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आ गई, तो वहाँ नीचे क्या था, जिप्सम की परत थी। तो दोस्तों इस तरह की परतें मिलती उसके नीचे, मृदा और जल स्पंदन। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो दोस्तों सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर आने से जो सिंचाई हुई है, और जो हमारा जालौर क्षेत्र है जिसमें नर्मदा नदी आने से, नर्मदा की नहर आने से जो मरुस्थलीय मृदा में भी फसलें लहर लाने लगी हैं। और अब हम दोस्तों इसके जो मृदा के मुख्य प्रकार हैं, इसके अंदर देखो ये पर्वत और वन जोलड़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली लेटराइट शुष्क। तो दोस्तों ये सारे दक्षिण वाले राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरला और पश्चिमी घाट या लाल पीली मृदा है। और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ दोस्तों लाल पीली मृदा पाई जाती है। और इन राज्यों के अंदर जैसे तुम्हारा त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी ये मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा। और ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों चित्र है पर्वत और वन का। ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय मृदा मिलेगी, सिक्किम वाले क्षेत्र में, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में ये मृदा मिलेगी। और ये दोस्तों देखिए जलोढ़ मृदा है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और बंगाल का कुछ क्षेत्र में ये मृदा मिलती है। गुजरात तक है ये जलोढ़ मृदा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र तक। और ये मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए आप काली मृदा का चित्र है। ये काली मृदा तुम्हारे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, मालवा का पठार, इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी काली मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों जो लेटराइट मृदा है, दोस्तों लेटराइट मृदा भी कुछ क्षेत्रों में देखो मिल रही है। जैसे ये क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा मिलेगी, ये बीच बीच में। तो दोस्तों ये मृदा का चित्र है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कुछ जो भी आया है। अब हम करेंगे वन मृदा किसे कहते हैं, वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं वन मृदा किसे कहते हैं। वन मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों वन मृदा कहाँ पाई जाएगी, वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। दोस्तों पर्याप्त वर्षा वन मिलते हैं, वहाँ वन मृदा पाई जाती है, यानी जो वर्षा वाले वन मिलते हैं। और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। दोस्तों इन मृदाओं में क्या होता है कि पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार हो जाती है। जब नदी घाटियों में जाएगी तो जब ये दोमट मृदा मिल जाएगी, सिल्टदार, यानी जो इनके जो कण होते हैं मृदा के वो महीन हो जाएंगे। परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। दोस्तों जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, तो मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, क्योंकि जो हिमानी होती है, हिमानी की वजह से अपर्दन होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ अपने साथ इस मृदाओं को अपरदित करती हैं, और ये अधिशिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। दोस्तों वन मृदा के अंदर आपको एसिड नहीं मिलेगा और ह्यूमस नहीं मिलेगा। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों
और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएँ उपजाऊ होती है। तो निचले क्षेत्र में नदी सोपान बना रही है, जलोढ़ पंख बना रही है, तो ये मृदाएँ वहाँ उपजाऊ मिलेगी। अब दोस्तों हम मृदा का संरक्षण किस प्रकार करें उसके बारे में जानेंगे। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मृदा अपरदन किसे कहेंगे। मृदा अपरदन कहेंगे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहेंगे। और मृदा के बनने और अपरदन को दोस्तों जो मृदा बनती है और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। दोस्तों मृदा बनती भी है और अपरदन भी होता है, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि में कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है। तो जब ज़्यादा पशु चराएंगे, बहुत सारा निर्माण करेंगे, जैसे हम कारखाने स्थापित कर रहे हैं, नदी घाटी परियोजना कर रहे हैं, सड़क रेल मार्ग, तो इससे निर्माण कार्य और खनन से भी इनका जो मृदा बनने का और बिगड़ने का संतुलन बिगड़ जाएगा। और प्राकृतिक तत्व जैसे ये दोस्तों मृदा अपरदन इस प्रकार होता है। ये पानी बह रहा है, ये देखो मिट्टी काट रखी इसने, ये ऊपर से काट दिया, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। जल अपने साथ मृदा ले जाता है और ये जल अपरदन है। इसके अलावा नदी वायु अपरदन भी होता है, वायु अपने साथ भी मृदा ले जाती है, लेकिन सबसे जो घातक होता है वो मृदा साथ जल अपरदन होता है। एक दोस्तों आप चालू रखना। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। तो दोस्तों अपरदन किससे होगा? पवन से हो जाएगा, हिमनदी से और जल से होता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। जब दोस्तों जल बहेगा तो जल क्या करेगा? बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाएगा, बहुत सारे खड्डे बनाएगा, इसे अवनालिका बनाएगा। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, इसे उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड भी कहते हैं। और बैडलैंड कहाँ है? चंबल बेसिन में ज़्यादा है। और चंबल बेड में डाकू रहते हैं बहुत ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या क्षेत्र है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं, खड्ड या रेविने भूमि कहा जाता है। और कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। दोस्तों जब ऊपरी मृदा घुल के बह जाएगी और इसे चादर अपरदन कहेंगे, सिट एरोजन कहेंगे। अब है ये अवनालिका अपरदन। ये जो चंबल नदी ने जल में गई, ज़मीन में खड्डे कर दिए इतने, इस तरह ये भीड़ बन गए और इसे चादर अपरदन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे चादर अपरदन किसे कहते हैं? सीट इरोजन। जब नदी क्या करती है, अपने साथ मृदा की ऊपरी परत को जल के साथ घोलकर बह जाती है, तो उसे सीट इरोजन कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, पवन अपरदन किसे कहते हैं? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। और कृषि के गलत तरीक़ों से भी मृदा अपरदन होता है। हम दोस्तों गलत तरीके से खेती करेंगे तो भी मृदा अपरदन होगा, और गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, तो खड्डे बन जाएंगे, ऊपर से नीचे और हल चलाएंगे, और जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। इसलिए हम कृषि करें तो हमें भी सोच समझ के करनी है और गलत तरीके से कृषि न करनी है, ताकि जो मृदा का अपरदन न हो। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। दोस्तों हम ढाल वाली भूमि पर होता है
तो हमें समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने चाहिए और ढाल के साथ जल भाव की गति घटती है और इसे क्या कहेंगे, समोच्च जुताई कहा जाता है। काउंटर प्लगिंग, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं और सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं जो कृषि अपर्दन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा मिट्टीदार कृषि काफ़ी विकसित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है और फसलों के बीच में क्या होता है दोस्तों, जो घास की पट्टियाँ उगाई जाती है और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है और इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं दोस्तों। फसल के बीच में घास की पट्टी लगा दी और ये क्या करती है, जो ताकि से जो पवन से अपर्दन होता है वो नहीं हो, इसे कहेंगे तो हम पट्टी कृषि कहते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। स्ट्रिप फार्मिंग किसे कहेंगे, जब कृषि करते समय बीच के अंदर ये घास लगा दी जाती है, उसे घास की पट्टी, तो उसे स्ट्रिप फार्मिंग कहेंगे। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। बहुत सारे पेड़ लगा दिए ताकि उसे जल अपर्दन और वायु अपर्दन नहीं होगा। पवनों की गति कम हो जाती है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करें। अब दोस्तों, भारत में जो पर्यावरण की दशा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये दोस्तों एक गांव है सूखा माजरी गांव, ये है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। झाबुआ का है मध्य प्रदेश में, सूखा माजरी गांव। इन्होंने ये कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सूखा माजरी गांव में वृक्ष था 1976 में 13 वृक्ष प्रति हेक्टेयर थे, जो 1992 में बढ़कर कितने हो गए, 1272 प्रति हेक्टेयर हो गए। तो आपको इसका गांव का नाम रखना है, ध्यान है, सूखो माजरी गांव, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। पर्यावरण और पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है दोस्तों। इससे आमदनी बढ़ेगी और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। और सूखो माजरी में 1979 से लेकर 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी कितनी है, 10,000 से 15,000 रुपये बढ़े हैं। सॉरी दोस्तों, पहले 10 से 15,000 थी 1979 से 1984 के बीच, तो बाद में बढ़ी है उनको। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों को इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल की जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश सरकार ने भी अच्छी पहल करी है। अब दोस्तों, ये चित्र दे रखा है, सिटीजन 5th रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE। इसके अंदर क्या देखो, ये किसान लोग हैं, समुदाय हैं, ठेकेदार, नौकरशाही, भारत सरकार की योजना, इस तरह कार्य हो रहे हैं। हे भगवान, अभी तक भ्रम है। तो दोस्तों, सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी नहीं मिलता है इसमें चित्र में। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन, तो आपको बताना है लौह अयस्क है तो अनवीकरण योग्य, यानी लोहा एक बार, सॉरी दोस्तों, गलती से, तो लोहा दोस्तों नवीकरण योग्य है, क्योंकि यदि लोहा को काम ले लिया एक बार, उसके बाद में जैसे हमने पंखा ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, तो उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में भेज के वापस नई चीज़ बना सकते हैं। तो लोहा अयस्क नवीकरण योग्य है। लेकिन दोस्तों, कुछ हद तक नवीकरण है, बाकी ज़्यादातर जगह अनवीकरण लिखा आता है, पर यहाँ इस किताब में नवीकरण योग्य, इसलिए नवीकरण योग्य पढ़ना। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ज्वारीय ऊर्जा
अजैव भी है, जीव नहीं है, मानवकृत भी है, पुनः पूर्ति योग्य है, अचक्रीय संसाधन नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? पंजाब में गहन खेती, ज़्यादा खेती कर रहे हैं, जो हमारा खाद बीज यूरिया वगैरह ज़्यादा डाल रहे हैं, कीटनाशक, इससे भूमि की गुणवत्ता में अंतर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो दोस्तों उत्तराखंड है, तो यहाँ सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों काली मृदा किस राज्य में पाई जाएगी? और तो ब्लैक सॉइल दोस्तों सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेगी। कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा मिलेगी। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा मिलती है। दोस्तों काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में काली मृदा मिलेगी। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास उगाई जाएगी। दोस्तों जो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? दोस्तों जो पूर्वी तट की नदी डेल्टा हैं तो यहाँ दोस्तों जलोढ़ मृदा मिलेगी, क्योंकि नदियाँ अपने साथ तलछट लाती हैं, तो जलोढ़ मृदा ही होगी इसके अंदर। और जलोढ़ मृदा क्या होती है? सबसे उपजाऊ मृदा होती है और कृषि ज़्यादा होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ह्यूमस, फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में हम समोच्च रेख की खेती करके, जैसे मान लो ये पहाड़ी ढाल है, तो हम यहाँ पर ऐसे समोच्च रेख की खेती करके जो मृदा अपरदन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा वेदिका कृषि, यानी जो पहाड़ी ढाल है तो वहाँ दीवार बना के भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। ऐसे संसाधन जिसमें जीव पाए जाते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति और हमारे पशु पक्षी हैं, ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं होता है, जैसे खनिज संसाधन हो गए, धातु हो गई, ये सारे अजैव संसाधन में आते हैं। अब दोस्तों ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में आपको खुद करना है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। 1960-61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपको ऊपर बताया था, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, ये भी आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा जो पहला टॉपिक है संसाधन और विकास, ये कंप्लीट होता है। ये दोस्तों आप खुद करना है सवाल। भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा, अनवीकरण योग्य संसाधनों का एक प्रकार, उच्च नमी रखाव वाली क्षमता वाली मृदा, नमी किसमें ज़्यादा होती है? तो दोस्तों नमी किसमें मिलेगी? लेटरेट मृदा इसमें ज़्यादा मिलेगी। मानसून जलवायु से अत्यधिक निस्सालित मृदाएँ, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए वृहद स्तर पर पेड़ लगाना, भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने। तो ये दोस्तों आप खुद करना। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।